दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल शुभ मंत्र में। दोस्तों, कुछ तकनीकी बाधा के चलते चैनल का नाम परिवर्तित कर दिया गया है। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, हम आज चर्चा करेंगे हिंदी के एक प्रसिद्ध शीर्षक संज्ञा की। आइए सविस्तार देखते हैं संज्ञा क्या होती है। दोस्तों, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। संज्ञा की परिभाषा, निस्संदेह आप संज्ञा की परिभाषा से बखूबी परिचित होंगे। हमने संभवतः 6वीं क्लास से संज्ञा के बारे में जानना आरंभ किया था, लेकिन तब जो परिभाषा हमको बताई गई थी कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, मुझे लगता है वो कुछ संकुचित परिभाषा है। उस परिभाषा को मैं गलत कदाचित कभी ना कह पाऊं, लेकिन निस्संदेह वो परिभाषा संकुचित थी। तो अब जब आपकी ग्रेजुएट हो चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं, आपका मानसिक स्तर काफी ऊंचा हो चुका है, तो मुझे लगता है अब आपको विस्तृत परिभाषा जाननी ही चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, संज्ञा की विस्तृत परिभाषा है सब कुछ संज्ञा है। एवरीथिंग इज नाउन। एवरीथिंग इज नाउन। वो कैसे? मैंने आपको बताया कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ ही होता है नाम। पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, धरती से लेकर आसमान तक कोई भी एक ऐसी वस्तु नहीं है जिसका कि कोई नाम ना हो। हाँ, ये संभव है कि आप उस व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम से कदाचित परिचित न हो, लेकिन इसका अभिप्राय ये तो नहीं कि उस वस्तु का नाम ही ना हो। अब बारी आती है संज्ञा का कार्य या संज्ञा की उपयोगिता। दोस्तों, मानव स्वभाव की ये प्रवृत्ति होती है, मानव की ये प्रवृत्ति होती है कि जिस वस्तु की कोई उपयोगिता नहीं होती, हम उस वस्तु के बारे में न जानना चाहते हैं, न पढ़ना चाहते हैं। यदि हम संज्ञा को इतना महत्व दे रहे हैं, तो निस्संदेह इसकी भी कुछ न कुछ उपयोगिता, कुछ न कुछ कार्य अवश्य होगा। तो संज्ञा का कार्य है पहचान दिलाना। आइए देखते हैं संज्ञा के प्रमुख भेद। दोस्तों, मुख्य तौर पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं और संयुक्त तौर पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। क्रमशः पहली संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में यह होता है कि जहां एक व्यक्ति, एक वस्तु या एक ही स्थान का अर्थबोध हो, वहां व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अर्थात चर्चा जिस व्यक्ति, जिस वस्तु या जिस स्थान की हो, अर्थबोध भी सिर्फ उसी व्यक्ति, उसी वस्तु और उसी स्थान का होता है। जैसे हिमालय पर्वत, गंगा नदी, बालाघाट, पृथ्वी, पूर्व दिशा, रामचरितमानस आदि। यदि यहाँ मैंने हिमालय पर्वत की बात की है, तो अर्थ का बोध भी सिर्फ हिमालय पर्वत का ही होगा। यदि मैंने बात गंगा नदी की है, तो अर्थबोध भी सिर्फ गंगा नदी का ही होगा। उसके अलावा कहीं से कहीं तलक कोई भी दूसरी नदी का बोध नहीं होगा। यदि मैंने बात बालाघाट की है, तो अर्थबोध भी सिर्फ बालाघाट शहर का ही होगा। कहीं से कहीं तलक दूसरे शहर का अर्थबोध बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ एक नोट करने वाली बात है, और बात यह है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा की प्रकृति अस्थायी मानी जाती है, और उसका प्रमुख कारण है कि कभी कभी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के एक से अधिक नाम होते हैं। जैसे हमको घर पे किसी और नाम से भी पुकारा जाता है, कुछ छोटा नाम दे दिया जाता है प्यार से, सोनू, मोनू, बबलू आदि। दोस्तों, अब हम चलते हैं जातिवाचक संज्ञा की ओर। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ये होता है कि जहां सिर्फ एक शब्द का उच्चारण हो, लेकिन उस व्यक्ति, उस वस्तु की संपूर्ण जाति का बोध हो जाए, वहां जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे हमने यहां बात की थी हिमालय पर्वत की, मैं यहां बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ पर्वत की। पर्वत कहने मात्र से धरती पर जितने भी पर्वत हैं, सारे के सारे पर्वत स्वतः ही समाहित हो गए। ऊपर हमने बात की थी व्यक्तिवाचक संज्ञा में गंगा नदी की, यहां हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ नदी की। नदी कहने से
जितनी भी नदियां प्रवाहित होती हैं धरा पर, समस्त नदियां स्वतः ही समाहित हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार शहर, ग्रह, दिशा, ईश्वर, ग्रंथ आदि। दोस्तों, हमारी तीसरी संज्ञा है भाववाचक संज्ञा। भाव मतलब इमोशंस, फीलिंग्स, जिनको हम ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अनुभूत करते हैं, उन समस्त वस्तुओं को भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। मुख्य तौर पर 5 ज्ञानेंद्रियां हैं: आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। तो इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम जिन भी वस्तुओं को अनुभूत करते हैं, वो सारी की सारी वस्तुएं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत समाहित होती हैं। जैसे भय, क्रोध, भूख, गर्मी, आनंद, मिठास आदि। भाववाचक संज्ञा की एक प्रकृति अवश्य होती है कि जिन भी अनुभवों को, जिस भी अनुभव को हम अनुभूत करते हैं, उसको पकड़ा नहीं जा सकता। कदाचित स्पर्श किया जा सकता है, अनुभूत किया जा सकता है, कुछ दशाओं में देखा भी जा सकता है। जैसे सुंदरता, हम किसी गार्डन की, किसी हॉल की, किसी कक्ष की बेशक सुंदरता को देखेंगे तभी कह पाएंगे कि हॉल सुंदर है, कोई मूर्ति सुंदर है। देखा तो जा सकता है, लेकिन हम उसकी सुंदरता को पकड़ नहीं सकते। यदि मैं बात करूं धूप को पकड़ने की, तो हम अनुभूत तो कर सकते हैं कि हमको धूप लग रही है, लेकिन हम धूप के टुकड़े को पकड़ नहीं सकते। तो दोस्तों, हमारी चौथी संज्ञा है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में सिर्फ किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के समूह को शामिल नहीं किया जाता, अपितु जब तलक इसमें रंग, रूप, गुण, धर्म, दशा, स्वभाव और उद्देश्य, उपरोक्त चीज़ों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जब तलक समानता नहीं पाई जाएगी, तो उन वस्तुओं को हम समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत कभी भी समाहित नहीं करेंगे। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समानता अवश्य होनी चाहिए। जैसे उदाहरण, कक्षा, सेना, सभा, समिति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, पंचायत आदि। अब यदि हम बात करें कक्षा की, तो बेशक कक्षा में अलग अलग जाति, धर्म, लिंग, अलग अलग क्षेत्र के लोग आते हैं, लेकिन वहाँ एक समानता अवश्य होती है, और वो समानता है उद्देश्य की। जो भी छात्र छात्राएं कक्षा में आते हैं, हर छात्र छात्रा का ये उद्देश्य रहता है कि वो शिक्षा ग्रहण करे। मैं दूसरा उदाहरण लूँ, सेना। सेना में भी संपूर्ण भारतवर्ष से अलग अलग जगह से लोग आते हैं, और उनका प्रमुख उद्देश्य होता है हमारे देश की रक्षा करना। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समानता अवश्य होनी चाहिए। दोस्तों, हमारी अंतिम संज्ञा है पदार्थवाचक संज्ञा। पदार्थवाचक संज्ञा को ही द्रव्यवाचक संज्ञा भी कहा जाता है। इसकी खासियत ये होती है कि जिन वस्तुओं से कोई दूसरी वस्तु निर्मित हो, उन वस्तुओं को ही पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। इसकी एक और खासियत होती है कि जिसे मापा, नापा या तोला जाए, मापा, नापा या तोला जाए, उन वस्तुओं को पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, ऊन, कपास आदि। अब सोने की यदि हम बात करें तो सोने से आभूषण बनाते हैं, चांदी से आभूषण और बर्तन बनाते हैं, ऊन कपड़ा बनाते हैं। सो जितने भी हमने उदाहरण लिए हैं, कहीं ना कहीं उनसे कोई ना कोई दूसरी वस्तु अवश्य निर्मित होती है। तो दोस्तों, ये थी सामान्य सी चर्चा संज्ञा की। आशा करता हूँ कि आप सकुशल रहेंगे। पुनः अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक नमस्कार।